फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ 4.4 में जो कि सर्कुलर में दिया हुआ है, मैं इस सर्कुलर को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, जब भी आप इस वीडियो को सुने, प्लीज इस सर्कुलर को एक बार वहां से डाउनलोड कर लें, हाथ पे पकड़ लें, और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं आप उसको रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 4.4 में पूछा गया है क्या नॉन रेजिडेंट बायर पर भी सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, यहां पर गवर्नमेंट ने पोजीशन क्लियर किया है। ऑल्दो सबसेक्शन 1 में जहां पर चार्जेबिलिटी के बारे में बताया गया, वहां पर तो कहा गया है कि बायर रेजिडेंट सेलर का टीडीएस काटेगा। यहां पर रेजिडेंट बायर के बारे में या फिर नॉन रेजिडेंट बायर के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, बट क्योंकि सवाल किया गया, गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया और कहा यस, उस नॉन रेजिडेंट बायर को टीडीएस काटना है अगर वो नॉन रेजिडेंट बायर किसी भी फिक्स प्लेस या फिर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस से भारत के अंदर पार्टली या फिर फुल्ली बिजनेस कर रहा है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सेलर ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो क्या बायर को उसका टीडीएस काटना है या नहीं। यहां पर दोस्तों सर्कुलर बहुत क्लियरली बताता है, इन केस द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज is a person whose income is exempt from tax. For example, he is covered under section 10 or he has been constituted under the special act of parliament like RBI, ADB, etc. Friends, in such a case, if any purchase is made from these people, then in that case no TDS will be deducted. In other words, अगर एक पर्सन की इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और वो सेलर है, ऑल्दो ही इज अ रेजिडेंट, बट बायर को उसका टीडीएस नहीं काटना, ऑल्दो द वैल्यू ऑफ परचेज इज एक्सीडिंग ₹50 लाख। सिमिलरली फ्रेंड्स, यहां पर क्लैरिफिकेशन ये भी दी गई है कि 206C सबसेक्शन 1H में भी आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना उस बायर का जिस बायर की इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 या फिर वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, फॉर एग्जांपल आरबीआई, एडीबी एटसेट्रा। लेकिन ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर पार्ट ऑफ द इनकम एग्जेम्प्ट है और पार्ट ऑफ द इनकम टैक्सेबल है। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये उठता है, क्या एडवांस पेमेंट पर टीडीएस कटना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चार्जिंग सेक्शन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट इज मेड or amount is credited to the account of the seller whichever is earlier। तो दोस्तों, इस बारे में आई थिंक क्लियरिटी की कोई जरूरत थी नहीं, फिर भी अगर सीबीडीटी ने क्लियर किया है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। और यहां पर कह रखा है, since the provisions apply on payment or credit whichever is earlier, the provision of the section 194Q of the act shall apply to the advance payment made by the buyer to the seller। फ्रेंड, नेक्स्ट केस ये आता है कि इन केस बायर का ये फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और बायर इज अ कंपनी और कंपनी इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या इस पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, अगर हम चार्जिंग सेक्शन में जाते हैं 194Q सबसेक्शन 1 में, वहां पर ये लिखा हुआ है, अगर बायर का परचेज फॉर द प्रीवियस ईयर एक्सीड करता है ₹50 लाख को एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इसकी सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड करती हैं 10 करोड़ को, तब जाके दोस्तों इस पर 194Q एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ये बायर जिसने टीडीएस काटना है, दोस्तों ये इसी साल इनकॉर्पोरेट हुआ है, यानी कि इसका फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो इसके केस में प्रीवियस ईयर की सेल 10 करोड़ तो थी नहीं, इनफैक्ट इट वाज जीरो। देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट shall not apply in the year of incorporation because for the purpose of section 194Q the sale of buyer of the previous financial year is to be checked and here in this case it will be nil। फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सवाल किया गया है उसमें ये पूछा गया है कि बायर को टीडीएस के प्रोविजन सेक्शन 194Q के एप्लीकेबल होंगे अगर उसका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस वाज लेस देन 10 करोड़। यहां पे कहने का क्या मतलब है, जो यहां पर बायर है, बायर का टर्नओवर नॉन बिजनेस एक्टिविटी से भी हो सकता है और बिजनेस एक्टिविटी से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बायर के पास कुछ ऐसी
इमूवेबल हाउस प्रॉपर्टीज हैं जिससे बायर को रेंट आ रहा है, और दूसरी तरफ बायर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कर रहा है और इस केस में वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए परचेज कर रहा है। तो दोस्तों हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, सेक्शन 194Q में हम तभी फॉल करते हैं अगर जो चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है, इफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और सेल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज एक्सीड ₹10 करोड़। दैट मींस अगर आपकी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज को मिलाकर टर्नओवर 10 को एक्सीड करती है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज यानी कि टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस या ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस या फिर सेल फ्रॉम बिजनेस वो 10 करोड़ से नीचे है, और दोनों को मिलाकर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस मिलाकर अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा बन जाता है, तो दोस्तों इस केस में 194Q सेक्शन की लायबिलिटी नहीं होगी। फ्रेंड्स आगे सर्कुलर में बात की गई क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, सेक्शन 194O और साथ में 194Q। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, सेक्शन 194O एप्लीकेबल होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर पर, और दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो भी उसके पास सेलर रजिस्टर होते हैं उसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे होते हैं, इसे उनका टीडीएस काटना होता है। दूसरी तरफ दोस्तों सेक्शन 206(1)H में सेलर को टीसीएस काटना होता है बायर का, अगर ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम बायर आर एक्सीडिंग ₹50 lakh एंड टर्नओवर ऑफ द सेलर फॉर द प्रीवियस ईयर वाज एक्सीडिंग 10 करोड़। और दोस्तों इसी तरह से 194Q सेक्शन जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, यहां पर बता रखा है बायर को टीडीएस काटना है अगर उसकी सेलर से परचेज एक्सीड करती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹50 लाख। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी ओवरलैपिंग है। 206C(1H) सेलर बायर का टीडीएस कटवा रहा है, दूसरी तरफ 194Q बायर को टीडीएस काटना है सेलर का, और दोस्तों इसी सेलर का टीडीएस काट रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो सवाल उठा जहां पर ये तिगड़ी बन जाएगी तीनों सेक्शंस की, तो फिर हम टीडीएस डिडक्शन किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर के थ्रू इस पोजीशन को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया है। आइए जरा देखते हैं पॉइंट वाइज। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था सेक्शन 194Q की, तो वहां पर एक सेक्शन आया था 194Q सबसेक्शन 5, और दोस्तों वहां पर बताया गया था कि अगर आपका टीडीएस डिडक्शन किसी और सेक्शन में हो रहा है चैप्टर 17B के, तो आपको टीडीएस नहीं काटना, पहली बात सेक्शन 194Q में। दूसरी बात, अगर 206C सबसेक्शन 1H में सेलर टीडीएस काट रहा है बायर का, तो इस केस में भी आपने टीडीएस नहीं काटना 194Q सेक्शन में। तो दोस्तों अब सवाल ये उठा जहां पर फिर हमारे पास एक तीसरा सेक्शन 194O भी आ जाता है, और इस तरह से ये तीन सेक्शन का ट्रायंगल बन जाता है, तो हमें टीडीएस डिडक्शन किस तरह से करनी है। तो आइए फ्रेंड्स जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। Where 194O is applicable, then 194Q will not be made applicable। सीधी सी बात है, अगर सेलर का टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर काट देता है तो दोस्तों 194Q में आप डिडक्शन नहीं करेंगे। रीजन बता देता हूं, 194O में जो टीडीएस का रेट है वो ज्यादा है, जबकि 194Q का टीडीएस का रेट कम है। और यहां पर दोस्तों एक बात और बताई गई है, जो आप सर्कुलर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर की ड्यूटी थी टीडीएस काटने की और उसने नहीं काटा, इस केस में अगर बायर काटता है सेलर का टीडीएस, तो दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी लायबिलिटी से मुक्त नहीं होता। और गवर्नमेंट यहां पर चाह रही है, क्योंकि ई कॉमर्स का रेट ऑफ टीडीएस ज्यादा है, तो बजाय 194Q सेक्शन में यहां पर टीडीएस कटना चाहिए 194O सेक्शन में। इसी तरह से दोस्तों अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्शन कर चुका है 194O सेक्शन में, तो यहां पर 206C(1H) में सेलर बायर का टीडीएस नहीं काटेगा। इसका कारण क्या है, 206C सबसेक्शन 1H का टीसीएस डिडक्शन का रेट कम है एज कंपेयर टू सेक्शन 194O के टीडीएस के। इसी के साथ दोस्तों, इन केस अ कॉन्फ्लिक्ट वेदर टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194O और 194Q arises, इन दैट केस हम लोग जो टीडीएस काटेंगे वो अगेन 194O में काटेंगे। और रीजन दोस्तों फिर वही है
कि 194O का टीडीएस डिडक्शन का रेट ज्यादा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेलर का जो टीडीएस काटना है वो ज्यादा रेट से काटना है। इसी तरह से दोस्तों अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मुझे टीसीएस काटना चाहिए सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में, या फिर मुझे ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग एन ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटना चाहिए 194O सेक्शन में, तो फिर यहाँ पर फिर क्लैरिटी दी गई है आपको टीडीएस काटना है सेक्शन 194O में। और रीजन दोस्तों फिर वही है क्योंकि 194O सेक्शन का रेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन इज कंपैरेटिवली हायर देन सेक्शन 206 1H इन रिस्पेक्ट ऑफ टीसीएस। इसी के साथ दोस्तों लास्टली जो बताया गया है इस सर्कुलर के थ्रू वो ये बताया गया टू डिसाइड वेदर टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 206 1H और 194Q सेक्शन शेल बी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों का रेट सेम है। और दोस्तों फिर आपको याद दिलाता हूं फ्रेंड्स, जब हम 194 सबसेक्शन 5 पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात बहुत क्लियर लिखी हुई है, TDS under section 194Q shall not be deducted number 1 when TDS is already being deducted under any other provision of this act, और साथ में लिखा गया है और TCS is being deducted under section 206, और दोस्तों वहां पे लिखा है except section 206 1H। that means if there is a conflict in between section 194Q and 206 1H तो दोस्तों आपको टीडीएस काटना है सेक्शन 194Q में। इसी के साथ दोस्तों यहां पर ये सर्कुलर में जो जो सवाल किए गए हम लोगों के द्वारा या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के द्वारा गवर्नमेंट ने उसके जवाब देने की कोशिश की है, और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों जवाब आया तो है, बहुत देर आया है लेकिन थोड़ा बहुत दुरुस्त भी आया है। इसी के साथ दोस्तों अभी भी कुछ सवाल अनसुलझे हैं जो कि मुझे लगता है गवर्नमेंट को अभी भी इन पर जवाब देना चाहिए। फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं आपको बता नहीं सकता, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। रात को 8 बजे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई सर्कुलर आता है और फ्रेंड्स आपको इमीडिएटली अगले दिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, तो इस पर्पज के लिए आपको कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन को या सर्कुलर को बहुत थॉरोली पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका कोई भी पॉइंट ना बचे और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो सवाल गवर्नमेंट की तरफ से और किए जाने हैं मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में कोई ना कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर फिर आएगा और दोस्तों मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें, और साथ साथ हो सके तो वीडियो जो आपको पसंद आ रहे हैं इसको अपने फ्रेंड्स में जरूर फैलाएं। और उम्मीद करता हूं कल से 1 जुलाई से आपको ये सारी नॉलेज बहुत हेल्प करेगी ताकि आप सही टीडीएस काट सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।